अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी। हमारे आज के मौज़ूआत में सबसे पहले हम रॉन सुस्किंड की एक किताब पर बात करेंगे। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। किताब तो पुरानी है लेकिन इसको पाकिस्तान में मंज़र आम पर नहीं आने दिया गया। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो ये किताब है ये मैंने पढ़ी है, दुरानी साहब ने भी पढ़ी होगी। हम दुरानी साहब से भी इस पर बात करेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के दौर की बातें हैं इसमें, और सबसे ज़्यादा बेनज़ीर भुट्टो की एक टेलीफोन कॉल का इसमें ज़िक्र है जो उन्होंने अपने बेटे बिलावल भुट्टो को की, जो उस वक़्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे। और उस टेलीफोन कॉल में क्या था वो हम आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे, और उसी कॉल के हवाले से दुरानी साहब से तज़िया भी लेंगे, उनसे बात भी करेंगे कि जब ऐसी कॉल्स इस तरह के सियासी लीडर्स की दूसरे मुल्कों के हाथ में आ जाएं तो फिर क्या होता है, इस कॉल के मंदरजात क्या थे। बात करेंगे दुरानी साहब से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, कुछ बात करेंगे नवाज़ शरीफ के एनआरओ की, कुछ बात करेंगे बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के वालिद के हवाले से कुछ कहा, उस पर भी आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, ये किताब आपकी नज़र से गुजरी? जी गुजरी है जनाब। आपने भी इसका सफ़र 292 293 पढ़ा है? आपने तो हिफ्ज़ किया हुआ था, मैंने पढ़ा है। मैंने हिफ्ज़ किया पढ़ा है। ये किताब वैसे तो 400 सफ़ों की किताब है और पढ़ने से काबिल रखती है। मैं इसके ऑथर के बारे में थोड़ा पहले बताना चाहूँ। रॉन सुस्किंड अमेरिका के एक जर्नलिस्ट हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल से उन्होंने अपना कैरियर किया। अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं। 6 किताबें लिख चुके हैं और उन्होंने दावा किया है कि इस किताब में उन्होंने जो भी लिखा है उसके सबूत उनके पास मौजूद हैं और बग़ैर सबूत के वो कोई बात नहीं लिख रहे। तो दुरानी साहब एक तो मतलब क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उसने विनर ऑफ द पुलित्ज़र प्राइज़ भी है, उसने अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है। उसने एक ही किताब नहीं लिखी, 6 किताबें लिखी हैं आज तक। और नेशनल अफेयर्स पे अमेरिका के लिखने का वो उसको एक्सपर्ट समझा जाता है कि अमेरिका के कौमी मामलात पर लिखने का। यहाँ मैं इंटरजेक्ट करूँगा, वहाँ जो किताब, जो रिसाला या जो आर्टिकल अमेरिका या बरतानिया में छपता है उसके एक एक लफ्ज़ के लिए लिखने वाला और छापने वाला दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों जिम्मेदार होते हैं, वरना उन्हें करोड़ों रुपए के फाइन्स हो जाते हैं कोई भी अगर चैलेंज। अच्छा, कानून पाकिस्तान में भी यही है लेकिन अमल नहीं होता है। यहाँ जुडिशल प्रोसेस बहुत लंबा है। वहाँ डेफेमेशन सूट्स के फैसले बहुत स्पीडी से और बहुत एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स दी जाती हैं ताकि और कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। तो इस किताब में इसके सफ़ा 292 और 293 पर रॉन सुस्किंड लिखते हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो और अमेरिका के दरमियान हनीमून चल रहा था और अमेरिका बेनज़ीर भुट्टो को मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था और निगोशिएशंस में ब्रिज था अमेरिका, तो उस वक़्त अमेरिका बेनज़ीर भुट्टो के टेलीफोन भी टेप कर रहा था ताकि उनकी बातें सुन सके। और ये टेलीफोन जितनी देर अमेरिका और बेनज़ीर भुट्टो के मुज़ाकरात होते रहे तब मुसलसल वो अमेरिका जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की इंटरनेट सारी गुफ्तगू सुनता था। तो ये नहीं है कि कोई एक टेलीफोन कॉल अमेरिका ने टेप की तो उसमें उनके ये हाथ लगे। एक मुसलसल अमल है, वो कहते हैं, जो वो कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनज़ीर के साथ इन्वॉल्व थे उस वक़्त। तो वो लिखते हैं कि इन मुख्तलिफ़ कॉल्स के दौरान एक कॉल उन्होंने बिलावल को की बेनज़ीर भुट्टो ने, जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की ने रिकॉर्ड की और उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है बकौल रॉन सुस्किंड के उस कॉल के मंदरजात रॉन सुस्किंड के पास भी मौजूद है। उस कॉल में बेनज़ीर भुट्टो ने बिलावल को अपने उन सीक्रेट और बैंक अकाउंट्स, आजकल बैंक अकाउंट्स की बड़ी कहानी है, चाहे सीक्रेट हो चाहे फेक हो। दुरानी साहब, बैंक अकाउंट्स की बहुत कहानी है आजकल। तो ये सीक्रेट वाले हैं, फेक नहीं है, ये असली वाले बैंक अकाउंट्स की बात हो रही। कोई फलूदे वाले में बैंक अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा। रियल बैंक अकाउंट्स जिनमें बेनज़ीर भुट्टो की फॉर्च्यून पड़ी है, दौलत, बड़ी बड़ी दौलत, वो कहते हैं ह्यूज मनी जिन अकाउंट्स में पड़े हैं, उनकी तफसीलात उन्होंने बिलावल को बताई। और जब ये फ़ोन कॉल NSA को मिल गई तो वो लुढ़ियाँ डाल रहे थे कि अब हम बेनज़ीर भुट्टो से जो काम लेना चाहते हैं, अगर वो अब ये फ़ोन कॉल, उनका मतलब था कैरेट एंड स्टिक का काम देगी। वो ऑथर लिखता है कि ये जो फ़ोन कॉल है ये कैरेट एंड स्टिक के तौर पे अमेरिकन इसे यूज़ कर रहे थे कि अगर बेनज़ीर प्यार से ना माने तो फ़ोन कॉल से माने, फ़ोन कॉल से ना माने तो प्यार से माने।
आप क्या कहेंगे इस सारे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल, जब से ये तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं, आपने तो बड़ी मेहनत की है इस किताब पे, मैंने भी देखा है, मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपना आप जो है वो कमज़ोर महसूस होना शुरू अच्छा। होता है। क्या वजह कि आपके वो लीडर जिन्होंने आपके मुल्क पे हुक्मरानी करनी है, उनकी कैफियत ये है कि उनकी अपनी ही बातें उनके खिलाफ गवाह बन के गैर ममालिक की एजेंसियों के पास पड़ी हैं। आप अंदाज़ा करें कि 2008 के अंदर जब ये किताब लिखी गई, उससे पहले ये सारी गुफ्तगू टेप हुई, मैंने खुद भी वो जो सारा प्रोसेस था उसको बड़े करीब से देखा हुआ है, जो मुज़ाकरात का था उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन आप तो सुने साथ भी थे अबू धाबी में, आप बताते नहीं हैं, आप साथ भी थे। ये जो आखिरी अब जो हकीकत 10 साल बाद आज पब्लिक न्यूज़ के अंदर हम बयान कर रहे हैं, ये हकीकत 10 साल तक छुपी कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो हकीकत जो ये कहती है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब बिलावल साहब से बात हुई तो उसके अंदर उन्होंने उन तमाम अकाउंट्स और उन मालियाती जो ज़खायर थे, जिसे आप माले मसरूका कहते हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया। और वो जब NSA के पास चला गया तो NSA ने आपके बकौल लुडियां डालनी शुरू कर दी कि अब ये खानदान हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो गया है, चूंकि इसकी वनरेबिलिटी जो है वो हमारे हाथ में आ गई होगी। वहां की एजेंसियों ने कोई 10 साल नहीं लगाए होंगे कि उन अकाउंट्स तक पहुंचे, वो उसी वक्त पहुंच के उन्होंने स्पॉट करके, आइडेंटिफाई करके, सारे फैक्ट्स अपने कब्जे में लेके उन्होंने कहा कि इनकी शारक के ऊपर अब हमारा हाथ आ गया। और आप उसके बाद देखें कि जब 2008 के बाद पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ऐसा नहीं कि उन्हें अमेरिकियों को भी पीपल पार्टी को लाने की बड़ी जल्दी थी उस वक्त। और अगर वो अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिकन इस पे खुश हुए कि अब बीबी उनके सामने वनरेबल हो गई हैं, अब बीबी तो वनरेबल हुई, आप ये अंदाजा करें कि आज की डेट पे उनकी नजर में बिलावल साहब कितने वनरेबल होंगे। नहीं तो बिलावल तो तब भी वनरेबल होंगे जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी। उस वक्त तो बच्चे थे ना, अब तो बड़े हो गए हैं। उस वक्त उसी वनरेबिलिटी को देखें कि जरदारी साहब ने किस तरह उसके आगे सरेंडर किया, या उसके आगे उन्होंने मुकम्मल तौर पे उन्हें झुकना पड़ा कि 2008 से लेकर 2013 तक जो पाकिस्तान की अमेरिका की एम्बेसी थी वो दर हकीकत ब्लैक वाटर को वीजा इशूइंग अथॉरिटी बन गई थी। पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर ऐसे फिरती थी जैसे कि वो चरागाह में बकरियां फिरती हैं। और पूरे पाकिस्तान के, मैं अगर आपको टोकूं ना तो इस किताब में ये भी लिखा है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आना चाहती थी तो वो अपने साथ मार्क सेगल ने उनके लिए ब्लैक वाटर के कमांडोज अरेंज किए थे, जिन्हें उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने वीजे नहीं दिए थे। ब्लैक बाद में तो फ्री वीजा पॉलिसी आ गई। वीजा नहीं मिलता था उनको, जरदारी साहब के आने के बाद जो है उनको वीजे की जरूरत ही नहीं रही थी। मतलब उन्हें तो उनका मतलब अमेरिका में जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी वो हकीकत में उनकी एक वो बन गई थी, मतलब वीजा इशूइंग अथॉरिटी बन चुकी थी। ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि आज की डेट पे वही बिलावल साहब, वही जरदारी साहब अगर उनकी करप्शन की तरफ उंगली उठा दो तो वो कहते हैं मुल्क की सालमियत खतरे में आ गई। मैं तो समझता हूं कि इनकी मौजूदगी मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। अगर उनके जो मतलब अकाउंट्स हैं और उनकी लूट मार है, उनकी ओमनी की JIT की रिपोर्ट आ जाए तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत खतरे में आ गई है। जमहूरियत तो उस वक्त खतरे में आती है जब गैर मुमालिक के सामने आपके लीडर जो हैं वो एक कैरेट बन जाते हैं और उनकी जो गलतियां होती हैं वो स्टिक बन जाती हैं जो उनकी पुश्त के ऊपर वो मारते हैं और उनसे जानवरों की तरह वो काम कराती है, जो काम जो है किसी मुल्क के अंदर लीडर तो क्या वहां पे कोई सोच भी ना सकता हो। मैं समझता हूं कि ये जो किताब के अंदर हकायक बयान किए गए हैं ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की आज़ादी के कॉम्प्रोमाइज होने की वजूहात हैं। मैं बिलावल से मुतालबा करूंगा कि इसके ऊपर वो अपना बयान दें
क्या वो इस किताब के हकायक को तस्लीम करते हैं या इससे इनकार करते हैं? अगर इनकार करते हैं, सिर्फ बयान देना काफी है? नहीं, मैं आगे आ रहा हूं। अगर इनकार करते हैं तो 10 साल तक इस किताब के मंदरजात को उन्होंने अमेरिका में सू क्यों नहीं किया? और अगर ये हकीकत है तो मैं उनसे मुतालबा करूंगा कि वो ये तमाम अकाउंट्स में रखी हुई दौलत जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस लेके आए। और मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि अब 10 साल गुजर चुके हैं इस हकायक को, वो फौरी तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट से और अमेरिका से ये तमाम मालूमात लेकर इन मालूमात के पास पड़े हुई जो दौलत है, खा वो जरदारी साहब के पास पड़ी है या बिलावल साहब के पास पड़ी है, वो मुल्क वापस लेके आए। हम तो ऐसा मुल्क बन चुके हैं जिसके हुक्मरानों को गैर मुल्की एजेंसियां उनकी अपनी कमजोरियों की वजह से उनको अपना गुलाम बनाकर रखती हैं। अगर हमारे लीडर ही गुलाम हो, आपको पता है इसमें वो लिखते हैं कि इसके बाद एनएसए ने ये पॉलिसी बनाई कि अगर बेनज़ीर ने हमसे जो वादे किए हैं और वो पूरे नहीं करेंगे तो हम ये लीक करके उनको जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से आउट भी कर सकते हैं और उनको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। देखें जी, यही तो आज का हमारा सानिया ही ये है कि हमारे अपने हुक्मरान जो हैं वो हमारे हुक्मरान नहीं है, वो किसी के गुलाम है, वो अपनी रॉन्ग डूइंग्स के गुलाम है, वो अपनी लूट की दौलत के गुलाम है और वो उन मुल्कों के गुलाम है जिन मुल्कों में उनकी दौलत छुपा के रखी गई है। आज पाकिस्तान के अवाम का सानिया यह है कि उसी दौलत के सर के ऊपर वो आज पाकिस्तान के अवाम को बुली करते हैं, पाकिस्तान के अवाम को लूटते हैं और अगर उनकी लूट मार की तरफ कोई उंगली उठा दे तो वो कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो गया है। हमने तो 3 दफा मैं वजीर आजम रहा हूं, मेरे वो कहते हैं मेरे दादा वजीर आजम रहे हैं और मेरे बाप जो हैं वो सदर रहे हैं और मेरा फलां फलां रहा है। आपके 20-20 दफा और 4-4 दफा और 5-5 दफा के इक्तदार ने इस मुल्क के अवाम को क्या दिया है? सड़कों पे जाके पूछे। वो पानी से महरूम, वो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम, वो जिंदा रहने के हक से महरूम, वो अस्पतालों से महरूम अवाम जिनके पास कुछ नहीं है। देखें, इस किताब का उर्दू तर्जुमा भी नहीं हुआ, वरना हर दूसरी किताब का उर्दू तर्जुमा तो मेरा तो जनाब पूरे पाकिस्तान के मीडिया से यह सवाल है कि क्या पाकिस्तान को लूटने वाले और पाकिस्तान को लूट के अमेरिका और बैनुल अक़वामी एजेंसियों के घुटनों में और पांव में गिरने वाले लीडरों को आप बेनकाब नहीं करेंगे? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आज से 10 साल पहले, इलेक्शन से पहले ये हकायक जो हैं ये अवाम के सामने लाए जाते? क्या किसी पाकिस्तान के सहाफ़ी ने इस किताब को नहीं पढ़ा था? क्या पब्लिक न्यूज़ ने ही सिर्फ इस खबर को देना था या पाकिस्तान के हर न्यूज़ एजेंसी को और हर जो इदारा है उसको इस खबर को और इस इंफॉर्मेशन को अवाम के सामने ला के, अवाम के सामने ये प्रिंटेड मटेरियल है, हम कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं लेके आए, हम ऑलरेडी एक्सपोज्ड न्यूज़ लेके आए हैं, ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड। और आपको पता है वो कहते हैं ये वो अकाउंट्स हैं जिनका सैफुरमान नहीं पता लगा सके थे। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो थी, ये वो अकाउंट नहीं है स्विस अकाउंट जिनके ऊपर एनआरओ हुआ था, जिन पर स्विस में खत लिखने की बात हो रही थी। ये क्लियर है इस बुक में लिखा हुआ कि ये वो अकाउंट्स हैं जिनका कोई तफ्तीशी इदारा पता नहीं लगा सका था, ये खुफिया थे उस वक्त। अगर कोई मुहज़्ज़िब मुल्क हो और उसमें ये इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो फर्द तो क्या, वो बच्चा तो क्या, उसकी नस्लें भी जो है उस मुल्क में सियासत ना कर सके। ये सियासतदानों के तौर तरीके हैं, ये इक़्तिदार में रहने वालों के तौर तरीके हैं। और मैं कल बिलावल साहब का एक वो सुन रहा था कि मेरे दादा भी वजीर आजम रहे, मेरे नाना भी वजीर आजम रहे। दादा नहीं, नाना। हाँ, नाना के वालिद भी वजीर आजम रहे। मैंने उनसे, मेरा सवाल ये था कि आप तो नाना के कारनामे गिनाते हैं और बाप की दौलत छुपाते हैं। अच्छा, उनके बाप के बारे में भी इसमें लिखा है कि वो करप्ट तरीन प्ले बॉय 10%। अब देखें, मतलब ये है कि मैं ये देखें, ये तारुफ है आसिफ जरदारी साहब का इस किताब में। क्या जुल्म है इस मुल्क के ऊपर और इन लोगों को ये ऑडेसिटी। अभी मैं इसी अखबार टीवी पे देख रहा था कि फर्स्ट जो न्यूज़ चली वो उस फर्द की चली जिस फर्द के बारे में इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उसको उसकी वालदा ने बताया कि तुम्हारे चोरी के फलां फलां अकाउंट्स जो है पड़े हुए। उसके बावजूद हम मजबूर हैं कि हम उन लोगों को टीवियों पे दिखाते हैं,
हम मजबूर हैं कि हम उनकी लीडरी को तस्लीम करने के लिए मजबूर किए जाते हैं। हम मजबूर हैं कि हम उनकी लूट मार के पैसे को वापस लाने के बजाय उसी लूट मार के सर के ऊपर। लेकिन आप मेरी बात सुने, अब बार अच्छा नैब को भी तो इस किताब पर एक्शन लेना चाहिए था। देखें जी, मैं तो समझता हूं कि सबसे पहले बिलावल को जवाब देना चाहिए। नहीं, पर नैब को भी कुछ, नैब से लेकर अब मैं तो क्या बताऊं, मैं तो पिछले 10 साल थे पाकिस्तान की लूट का माल वापस लाने की कोशिश कर बात करनी मैंने आपसे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि नैब से लेकर पाकिस्तान के तमाम इदारे इस पे इन्वेस्टिगेट करें, तमाम जो आपके मीडिया सेंटर्स हैं वो इसका जवाब दें, और बिलावल साहब अगले 24 घंटे के अंदर जो है आके जवाब दें कि ये किताब में जो लिखा हुआ है इसको वो तस्लीम करते हैं या इनकार पेज 292 पेज 293 पे साफ ले। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक के पहले हिस्से में हमने रॉन सुस्किंड की किताब के बारे में बात की। दुरानी साहब ने बहुत तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि नैब को उस पर एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को लेना चाहिए। कुछ उन्होंने बिलावल को भी मशवरे दिए। हम उम्मीद करते हैं इस किताब पर आगे बहस जारी रहेगी और नेशनल सीन से ये किताब इस एक प्रोग्राम के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन साथ साथ बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता दिनों इमरान खान के वालिद के बारे में दुरानी साहब एक बात की, मैं वो सुनवाना चाहता हूँ। फिर हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याई साहब भी हैं जिनके चचा थे, वो उनसे भी बात करेंगे। पहले सुनते हैं बिलावल ने क्या कहा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इतने इनकलाबी काम किए जो इस मुल्क के पूरा स्टेटस को हिला दिया। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जैसे इमरान खान का वालिद था, उसको नौकरी से निकाला। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने इमरान खान के वालिद को, जो करप्ट ब्यूरोक्रेट थे, उन्हें नौकरी से निकाला। पहले हफीजुल्लाह न्याई साहब से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम सलाम जी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ और मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ सेट पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दुरानी साहब। न्याई साहब, हमने बिलावल भुट्टो जरदारी का एक शॉट चलाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया उसमें इमरान खान के वालिद को उन्होंने करप्शन पर नौकरी से निकाला। आपके तो चचा थे वो, हमने कहा आपसे बात कर लें और जान लें कि वाकई उनको करप्शन पर निकाला गया। पहली बात तो ये जी कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि बिलावल साहब जो हैं वो अब करप्शन में बात कर रहे हैं और फिर आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जरदारी साहब के ऊपर जो जिस नामसाद हालात से और जिस तरह के इल्जाम से गुजर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको अब यही लगता होगा कि जो है शायद सारी दुनिया जो है वो इसी तरह के की कैफियत से गुजर रही है और करप्शन जो है वो कोई वाकई जो है हर एक जगह उनको नजर आ रही है, या कम से कम अपने वो दिल का शायद बोझ हल्का करना चाह रहे होंगे। दूसरी बात यह कि फैक्चुअली बिल्कुल ये बात गलत है कि जब बिलावल भुट्टो साहब के इनकलाबी नाना साहब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, जिनके बारे में बहुत सारे पाकिस्तानियों के अपने अभी आज भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ऐसे अनडिस्प्यूटेड या इनकलाबी लीडर नहीं थे कि जिसका वो हवाला दे के और अपनी सियासत बढ़ाई जा सके। मखसूस तबके के अंदर तो ज़ाहिर है कि उनकी पजीराई है और शायद उसके अंदर अभी भी वो कोई अपने दाल दलिया निकालने की कोशिश करे। लेकिन कलामुल्लाह खान न्याई साहब ने 1961 या 62 के अंदर ये सरकारी नौकरी खैराबाद कह दी थी। वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे और उन्होंने 1946-47 में 47 वापस आए थे, 145-46 में इंपीरियल कॉलेज लंदन से एमएससी की थी इंजीनियरिंग में। और वो ज़ाहिर है कि जो एक उनकी फैमिली बैकग्राउंड था, जो हमारे दादा जान थे, वो भी अपने तरीके से उन्होंने बहुत ही भरपूर और बड़ा अच्छा प्रोफेशनल कैरियर गुजारा। वो प्रोफेशनल डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर थे। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की कोई 1895 या 96 में। अच्छा। और उसके बाद सारे बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाया। लेकिन ये बातें इस कतई नजर नहीं, 61-62 में उन्होंने सरकारी जॉब रिजाइन कर दी। नहीं, उस जमाने में कोई भी सरकारी अफसर करप्ट नहीं हुआ करता था। शाज़ और नाज़री, ये जो बीमारी है ये 70s में जब उनके वाले साहब आ गए थे तो उनकी देन है। और जब उन्होंने बंदे निकाले थे करप्शन के, या खान ने 313 निकाले थे, भुट्टो साहब 1300 निकाले थे,
तो करप्शन के तो शायद उनमें से कुछ चंद ही लोगों असल में उनके हजारों के नजदीक उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये सिर्फ पता है कि कमला खान न्याजी जो है वो बहुत ही हाई क्वालिफाइड इंजीनियर थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी पाकिस्तान में कंसल्टिंग कंपनी रिपब्लिक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स के तौर पे REC के नाम पे रखी, जो आज भी बहुत बड़ी कंपनी है। उसके वो फाउंडर भी थे और उसका बुनियाद रखने वाले अकेले थे। डॉक्टर मुबशर और डॉक्टर कमला खान न्याजी इकट्ठे ही थे। उन्होंने PhD की इंग्लैंड से और इन्होंने MSc की। तो ये आप कह रहे हैं कि सरकार वो खुद जब चक्कर लगाते तो उनकी डेथ के बाद भी आते रहे, तो उन्होंने कह रहा था कि मैंने सियासत के लिए जॉब छोड़ दी थी और इकरामुल्लाह न्याजी ने कारोबार के लिए, लेकिन कारोबार से ज्यादा मेरे वालिद साहब, मेरे छोटे चाचा अमानुल्लाह खान न्याजी सियासत में बहुत गोडे गोडे थे। मेरे वालिद साहब ने 62 में का इलेक्शन लड़ा, नवाब कालाबाग के जो है ना, जिसको बेटा तो मलक मुजफ्फर वगैरह जो थे उनके खिलाफ मियां वाली से, और फातिमा जनाह जो है जब मियां वाली में आई तो उनको होस्ट करने में उनका हम ही ने किया। बल्कि बाद में जब नुसरत भुट्टो वहां पे, भुट्टो साहब जेल में थे, तो नुसरत भुट्टो जब उनको मिलने आती थी तो कोई जाए अमान नहीं मिलती थी। मियां वाली में इकरामुल्लाह खान न्याजी का घर था जहाँ पे नुसरत भुट्टो आती थी, और 2-3 दफा मियां वाली जेल में जुल्फकार भुट्टो को मिलने आई, और वो क्याम और कई दफा मुलाकात नहीं होती थी, तो 6-7 दिन क्याम भी रहा हमारे घर पे। तो ये इसलिए जिसको कहना चाहिए कि इनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान की जो पहली कंसल्टिंग कंपनी है वो इकरामुल्लाह खान न्याजी ने की थी। नेस्पाक वगैरह जो है ये बात की पैदावार है, ये बड़ी बड़ी कंपनी। बहुत शुक्रिया भाई। इसमें एक बात मैं आपसे जाने से पहले पूछना चाहूँगा कि इकराम साहब, हम तो उन्हें देखते रहे हैं घर के बाहर एक कुर्सी पे बैठे हुए भी आपके और उधर, लेकिन ये बताएं कि उन्होंने अपनी वफात के बाद कितना बड़ा तरका छोड़ा आप सबके लिए जायदाद का। देखिए जी, इकरामुल्लाह खान न्याजी का जो तरका था वो ज्यादातर तो मेरे अपने दादा जान की छोड़ी जायदाद, ठीक है, और उसमें से मुझे ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने कि बहुत बड़ी कीमती और बड़ी अच्छी जायदाद छोड़ी है। जो ज़ाहिर इमरान उनका अकेला बेटा था, और जो उनके अच्छा, अब ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं ये कहना वो हमेशा से बहुत ही आसूदा हाल, बहुत ही आसूदा हाल जिंदगी थी, और जिसको कहना है उन्होंने हर तरीके से बच्चों को अच्छे तरीके से रखा, अच्छे से पाला, जैसे जिनको फर्स्ट क्लास लिविंग दी और वो अफोर्ड कर सकते थे, उनके पास था, और कोई उनको ऐसी जरूरत नहीं थी कि उनको उसके अंदर को उनको कमी पेशी थी। तो बहुत आप क्या समझते हैं कि बिलावल का ये बात करना जो है, हफीज भाई, एक छोटा सी बात है, जिंदगी भर इमरान खान के हैसियत से बड़ी करीब की दोस्तों के अलावा शायद ही किसी को पता हो कि इमरान खान के ये वालिद है। अच्छा, उन्हें ऐसा तारीफ ही नहीं करा। हफीज भाई ये बताएं, तकलीफ होती है, ये बताएं, एक बात छोटी सी और, ये बताएं कि ये जो बिलावल ये इल्जाम लगा रहा है, क्या वो सियासत कर रहा है? देखो ना, एक तो सियासत कर रहा है, दूसरी बात यह है कि जी सियासत के अलावा अब उनके पास कहने को कुछ है नहीं। तीसरी बात यह है कि बिलावल साहब वगैरह के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बस किसी ने ऐसे छोड़ापन किया, कहीं पे लगा दिया, और किसी को नहीं पता था कि क्या है। किसी ने कहा जी कि ये वो क्योंकि पता नहीं था ना कि क्या है, तो कोई ये भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया। तो रानी साहब काफी हद तक क्लियर। देखिए, बात यह है कि वो 61 में छोड़ गए। जरदारी साहब का जो खानदान है, खा वो जरदारी साहब खुद हो या बिलावल साहब हो, जहां पे भुट्टो खानदान का किसी का चाहने वाला कोई फर्द आ जाए तो वहां वो उसके खिलाफ बोल पड़ते हैं। वो फर्द जिसके पास जाके नुसरत भुट्टो साहब ठहरती थी, जिसके मुबशर हसन साहब जिसके पार्टनर थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई, उस फर्द के बारे में अगर झूठे इल्जामात लगा रहा है तो कौन लगा रहा है? जरदारी का बेटा लगा रहा है, भुट्टो का नवासा नहीं लगा। चलें नाज़रीन, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थिएटर के बारे में, कुछ नवाज शरीफ के एनआरओ के बारे में, कुछ दुरानी साहब हमें कहते थे कि मालिम मसरूका के बगैर कुछ नहीं होगा, पूछेंगे उसके बगैर ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे बात करनी है। दुरानी साहब, किताब
पे तो हमने पहले काफ़ी बात कर ली। मैं थोड़ी सी 2 बातें ऐड करना चाहता हूँ। 2008 में ये किताब आई, 2008 से लेके 2013 तक पाकिस्तान में ब्लैक वाटर की हुकूमत थी, ठीक है, और 13 से लेके 18 तक पाकिस्तान में एवन फील्ड की हुकूमत थी, ठीक, लंदन के फ्लैट्स की हुकूमत थी, और उससे पहले ब्लैक वाटर की। इस किताब के बारे में ब्लैकआउट रहा। अब मैं समझता हूं कि 2018 में अगर तब्दीली की हुकूमत आ ही गई है, चले बाकी अकाउंट्स तो जब आएंगे, कम से कम जो हकायक पाकिस्तान का मुंह चढ़ा रहे हैं उन पर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि ये हुकूमत साहब की बात करूं, यहाँ तो एनआरओ का मौसम है, आप नए एहतसाब की बात कर रहे हैं। मैं नए की बात नहीं कर रहा, इसमें पाकिस्तान की तजलील हुई है। वो जो पकड़े गए हैं वो जा रहे हैं, अब नए कहाँ पकड़े जाने हैं, इस पर भी आपसे बात कर लेते हैं अभी इस प्रोग्राम के। अल्लाह के वीआईपी रूम तैयार हो गए हैं, सोफे लग गए हैं, सब कुछ हो गया, वो भी बात करते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन देखिए ये चीज जो है ये दिल दुखाने वाली है। ओमनी की जीआईटीज बन रही है, झूठे अकाउंट्स निकल रहे हैं, अरबों के अकाउंट्स निकल रहे हैं। अगर बाद में ये सारे लोग दुम दबा के मुल्क से निकल जाते हैं तो वाकई दुख वाली बात, उस पर बात करते हैं। लेकिन हमारे से कोई ये तवक्को ना करे कि हम इस किताब को छोड़ देंगे या उन तमाम अकाउंट्स को छोड़ देंगे। आप शायद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ना। मैं तो आपको मजीद गिरफ्त करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बात करना चाहता हूँ। हमने कल के प्रोग्राम में बात की कि 3 दरखास्तें हैं स्पीकर के पास। एक राना सनाउल्लाह को लाना चाहते हैं, अयाज सादी की जगह ख्वाजा साद रफ़ीक को लाना चाहते हैं, और इमरान खान ने कहा है कि रियाज फतियाना की जगह शेख रशीद को आ जाएं। नाजरीन जानना चाहते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं कि होगा क्या। ये हम तो आपसे ये नहीं तवक्को करते कि आप खबर बताएं, आप बताएं कि होगा क्या। मैंने आपसे ये कहा था कि या तो कल मैंने बड़ा क्लियरली ये दरखास्त की थी कि ये या तो इन सारी दरखास्तों को तस्लीम कर लिया जाए, या यूं नहीं, क्लियर बात करते हैं, मुझे बात करने का मैं या सारों को तस्लीम कर लें, ठीक है ना जी, या किसी को भी ना करें। और अगर आज की डेट पे मेरे से आप पूछें क्या होगा, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि अब कोई तब्दीली नहीं होगी। मतलब ना शेख साहब, ना राना सनाउल्लाह, ना ख्वाजा साद रफ़ीक, कोई भी नहीं आएगा। पुरानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पुरानी पब्लिक अकाउंट। और मैं ये समझता हूं कि ये फैसला, देखें, जब ये कजिया चला था उस वक्त हमने कहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दें ऑपोजिशन को, मेंबरान खड़े होकर उसमें कंटेस्ट करें। अब मैं ये समझता हूं कि उसको तमाशा बनाने के बजाय उसको एक्सपोज करने का प्लेटफॉर्म करें। अगर चेयरमैन भी किसी चोरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो चेयरमैन को एक्सपोज करें, उसको ये मौका ना दें कि वो कहे जी ये तो यहाँ तो जंग हो रही है। और मैंने कहा था वो कहेंगे हम टीवी के कैमरे लगा देंगे, तो शहबाज साहब ने भी ठीक, तो हम टीवी के कैमरे लगा देंगे और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फोरम है उसको एक फन फोरम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फैसला अगर इमरान खान साहब ने किया है और हुकूमत ने किया है और सही फैसला किया, रिविजिट किया है, इसको यू टर्न नहीं कहते आप, इसको यू टर्न नहीं कहते, इसको मूव फॉरवर्ड कहते हैं। पहले उन्होंने शेख रशीद को नॉमिनेट किया, अब रीथिंक किया है, रिविजिट किया है। मियां साहब कितनी चीजों को रिविजिट करते हैं, ठीक है जी। एक दिन तो वो खलाई मखलूक के लड़े थे, आज वो खलाई मखलूक की आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। आजकल फैशन ही है, बिलावल को कहो कि तुमने चोरी की है, वो कहता है जी जमहूरियत खतरे में हो गई है। मियां साहब को कहो जी आपके फ्लैट से, वो कहते हैं जी दयानतदारी खतरे में पड़ गई। मतलब क्या अब इसका मतलब है कि शेख साहब की उम्मीदें टूट गई। पब्लिक अकाउंट्स में शहबाज शरीफ के सामने जाके जो बैठने का उन्होंने माहौल बनाया है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब और पीटीआई का ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि अब वो दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन परफॉर्मेंस, नंबर 1, और दूसरा वो ये फोकस कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको चलने दिया जाए। यही मुल्क के मफाद में भी है कि आप लड़ के कहीं नहीं पहुंच सकते। हाँ, जो इदारों को मजबूत करके तब्दीली को लाया जा सकता है, किसी फर्द से तब्दीली नहीं आया करती, उस फर्द की वजह से जो इदारे तामीर होते हैं उससे तब्दीली आया करती है। तो इदारा जाती मजबूती पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ आराम से रहेंगे, जो मेंबर्स हैं वो भी रहेंगे, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना सुकून से काम करेगी। वो हिजानगेजी थिएटर ये वो अब आज देखें जी, असेंबली में से और इनमें से तो थिएटर को निकाल लें, थिएटर को निकाल लें, थिएटर जहाँ थिएटर लगना चाहिए वहाँ लगाएं।
स्विट्जरलैंड में जाके थिएटर लगाएं, लंदन में जाके थिएटर लगाएं, अमेरिका में जाके थिएटर लगाएं। थिएटर की सारी कास्ट हमने आपके सामने रख दी है, वहां की कास्टें पड़ी हुई है। स्विस का वो अमेंडमेंट पड़ी हुई है जिसके तहत कोई भी मुल्क जाके आप गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं ये अपना मिनी बजट मंजूर कराने के लिए इजलास बुला लें, या आपके ख्याल में अभी इसका वक्त नहीं है? देखें जी, इजलास बुलाने के लिए अच्छा, अब उसके लिए अगर आप मुझे ज़्यादा टाइम दिया होता तो मैं पूरी कैलकुलेशन करके मैंने आज आपको जैसे ये बताया वैसे भी बताता कि कब ये इजलास बुला लेंगे या बुला सकते हैं। मेरा कल पूछ लेंगे। हाँ, कल मेरा ये ख्याल है कि बजट को थोड़ा सा जो इन्होंने फैसला किया था कि उसको ये इम्प्रूव करेंगे, उसके जो ग्रे एरियाज हैं आज वो उसमें आ गया ना, उन्होंने रियल स्टेट में FBR वैल्यूज बढ़ाई ना 25 से 120%। देखिए ये जितने भी काम, देखिए मैं ये उस पर भी कल बात कर लेंगे। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हुकूमत के लिए वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को दुखी ना करें। अच्छा, देखें जी, कराची के अवाम दुखी, तजावजात पे दुखी, बिलों पे दुखी, ठीक है जी, फाइलर और नॉन फाइलर पे दुखी। आपने अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली वो लाएं जिसका आम आदमी को फायदा मिल सके। अब कहते हैं जी हज है, हज के ऊपर कहते हैं जी हमने ख़त्म कर दिया सब्सिडी। आपने सब्सिडी ख़त्म की, आपका फैसला है, आपने कर दिया। लेकिन ये ना कहें कि जी गरीबों के पैसे से हज कराते थे। नहीं, आप जो तनख्वाहें लेते हैं वजीर बन के वो भी गरीबों के पैसे की है। आप जिस पैसे से असेंबली चलाते हैं वो भी गरीबों का पैसा है। जो गाड़ी में फिरते हैं वो भी गरीबों का पैसा है। जो जहाज हर PIA की फ्लाइट में बैठने वाले आदमी को आप हजारों रुपए की सब्सिडी देते हैं, वो भी अवाम का पैसा है। आप जितने बिजली चोरी होती है, बिजली चोरों को आप सब्सिडी देते हैं, वो भी अवाम का पैसा है। इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अरबों स्टील मिल के अंदर अरबों रुपए अवाम के जो है आप झोंक देते हैं, ठीक है जी। उसके बावजूद आप फैसिलिटी भी नहीं देते। अगर कोई जनाब बसों चल पड़े तो आप कहते हैं जी बसों पे सब्सिडी दे दी। अगर किसी को हज पे दे रहे थे, नहीं देनी ना दो, वो क्या करो अब नहीं। इसी तरह वो आज का वो एक और खत लिखा है शाहीन एयर के मुलाजमीन ने कि हमारी एयरलाइन भी बहाल कर दें। आप क्यों नहीं करते? आप यूनियंस को बैन कर रहे हैं, आप लोगों के हक के गुफ्तगू को लिमिट कर रहे हैं, सहाफ़ी बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारों के साथ जो खड़ा होगा वही अवाम के दिल में हो। चल ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ नवाज शरीफ के नारों पे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। दुरानी साहब, नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में VIP रूम में चले गए हैं। उस रूम में 2 बेड लगा दिए गए हैं, सोफ़े हैं, TV है। उनको जब पहुंचे हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने वेलकम किया है, चाय कबाब तवाज़ो की गई है उनकी। पीपल पार्टी के चौधरी मंजूर साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को जो NRO चाहिए था वो उन्हें मिल गया है और फरवरी में ही, हम आज 2 फरवरी ने कहा, फरवरी में ही वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। देखिए, इससे पहले हम इस पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। वो आप महफूज रास्ते की बात करते थे, फिर आप मुझे कहते थे कि माल मशरूका की बरामदगी के बगैर कुछ नहीं होगा, तो फिर ये तो कुछ और ही है। अब मुझे आप ये बताएं, हमने ये भी कहा था कि शहबाज साहब पहले जाएंगे और मियाँ साहब बाद में जाएंगे, जो पुराना ब्लूप्रिंट था उसके मुताबिक। हाँ, बदल गया। अब आपका ख्याल जो है, मेरा तो ख्याल है कि वो ब्लूप्रिंट अगर इंटैक्ट रहता है तो रहेगा। तो इसका मतलब है कि शहबाज साहब इनसे पहले जाएंगे या आपके ख्याल में नहीं जाएंगे? मेरे ख्याल में शहबाज साहब नहीं जाएंगे और बड़े मियाँ साहब जाएंगे। हाँ, शहबाज साहब कहते हैं कि मेरे सर पे इस वक्त 3 टोपियाँ हैं। एक मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ, एक मैं मुस्लिम लीग नून का सदर हूँ, जेल में गया हूँ, पकड़ा गया हूँ, मेरी सदारत नहीं गई, और तीसरी मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं इस वक्त 3 टोपियों वाले सर के साथ, उनका मतलब 3 कैप्स हैं मेरे सर पे, तो मुझे तो जानने की कोई ज़रूरत नहीं। ना मैं नाअहल हूँ, ना मेरे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन है, ना मैं किसी रेफरेंस में सजा याफ्ता हूँ, तो मुझे जानने की क्या ज़रूरत है। मुस्लिम लीग इस वक्त जो है, नून जो है, वो एक ख़ानदानी फीफडम है, एक ख़ानदानी
आमरीत का एक। आपने पूछा छोटे जाएंगे या बड़े जाएंगे, मैंने कहा जी छोटे की सोचिए, और बड़े के बड़ा मेडिकल ग्राउंड पे बेल ले रहा तो जाएगा। छोटा बहुत सादा है, सादा है मीर। अच्छा, सादा है मीर। मतलब यह है कि पार्टी बनाई मियाँ साहब ने, चलाई मियाँ साहब ने, जोर सारा उनका लगा, कुर्बानियां उन्होंने दी, बेगम उनकी बेचारी फात पा गई इसी जद्दोजहद में, और वो सब कुछ छोड़ के तो शहबाज साहब पे छोड़ के चले जाएंगे, और शहबाज साहब एक की जगह 3 हैट पहन के हैं बीवी बच्चों समेत जो है पार्टी पे हुकूमत करेंगे। वैसे इस बारे में भी एक राय है, नई थ्योरी है। हाँ। वो कहते हैं फिर ये बनाई बड़े मियाँ साहब ने नहीं है। ये सियासत शुरू मियाँ शरीफ ने कराई है, और ये 50-50 किया है। फिर आप जी समझ लें। अच्छा जी, अब सियासत के अंदर और उधर भी भुट्टो ने बनाई थी, जरदारी एंजॉय कर रहा है, के अंदर यहाँ भी शहबाज साहब कर लें तो क्या हो गया। सियासत के अंदर जो है 50-50 नहीं होता। अच्छा, हाँ, यह बंदा होता है या नहीं होता। और बिलखसूस अगर सियासत खानदानी आमरीत की सियासत हो तो उसमें आवाम नहीं होते, सिर्फ खानदान होते हैं। मेरा यह ख्याल है इस सारे सीन के अंदर कि अगर शहबाज साहब नहीं जाएंगे तो मियाँ साहब बहुत रेजिस्ट करेंगे जाने से, वो भी नहीं जाएंगे। मियाँ साहब का जो आज का नैरेटिव है वो ये है, वो कहते हैं भी मैं तो नाअहल हो चुका हूँ ताहयात, मैं तो एक बीमार आदमी हूं जिसकी रिपोर्ट्स आज सब जगह फिर रही हैं, मैं क्यों बाहर जाऊं इलाज कराने। हाँ, इलाज कराने की तो मुझे तो इलाज की जरूरत जितनी है वो मुझे पाकिस्तान में मिल जाता है। अच्छा, अब लंदन में अगर वो जाते हैं तो कहाँ रहेंगे, उनके लिए बड़ा इशू है, जहां जाओ लोग जुलूस लेके आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, और लंदन में तो आप किसी को रोक भी नहीं सकते, कोई बाहर वो भी नहीं लगा सकते, वो खड़े होके जो है वो दूसरी किस्म की बातें करना शुरू करते हैं। इसलिए मियाँ साहब की पूरी कोशिश होगी कि वो भी ना जाए। वो कहते हैं जी मुझे तो चौधरी मंजूर साहब का बयान दिया, वो कहते हैं फरवरी में चले जाएंगे। वो तो यही चाहेंगे कि चले जाएं, पीपल्स पार्टी भी यही चाहेगी चले जाएं। अभी तो उन्हें इस किताब का जवाब देना है मंजूर साहब को, बाद में मियाँ साहब को भेजें, पहले किताब का जवाब दें। लेकिन इसके साथ साथ ये बात है जनाब कि मियाँ साहब जो है मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, बड़े भी। और मैं ये समझता हूं कि अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट करना भी एनआरओ है। लोगों का ख्याल है कि ये दो ने, देखें आप एनआरओ का जहां तक ताल्लुक है ना, देखें वो आप महफूज रास्ता कहते हैं, मैं एनआरओ को देखिए मैं ये बता दूं, अवाम गिरेबान फाड़ देंगे उन हुक्मरानों का। अच्छा, जो माले मसरूका के बगैर उन लोगों को सेफ पैसेज देंगे जिनके बारे में वो अक्यूज करते हैं। अच्छा, मुझे एक और इख्तलाफ है इस हुकूमत से। ये किसने शिफ्ट किया नवाज शरीफ को हॉस्पिटल? देखें हुकूमत ने शिफ्ट किया। आपका मैं एक बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कोई भी उठाया गया कदम, बिला जरदारी साहब कई साल 16 साल अस्पताल में रहे, ठीक है ना जी, और वो जो है वो अपनी बीमारी के, जब हुक्मरान, ये अक्सर जो हुक्मरान होते हैं ना, जब ये इक़्तिदार में ना हो तो बीमार होते हैं, इक़्तिदार में आओ तो सेहतमंद होते हैं, इक़्तिदार से बाहर सोटी लेके चल रहे होते हैं, इक़्तिदार में भागते फिर रहे होते हैं, ठीक है। ये अवाम ही है बेचारे जो इनके आने के हर इक़्तिदार के बाद जो है मजीद झुक जाती है कमर। इमरान खान ने तो कहा था ना कि वो इनके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, रियायत तो नजर आ रही है, अगर रियायत अभी नजर नहीं आ रही। देखे अभी नजर नहीं आ रही, देखे मैंने लोगों को तो नजर आ रही है, कल मैंने कहा था कि अभी हम जो है अभी हमारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई, लोगों को तो कल मेरे मुंह से निकल गया कि अभी हम उम्मीद से हैं, तो उन्होंने मैं कर गया तो उन्होंने कहा तुम कौन सी उम्मीद से हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनाब कि अवाम जो है अभी तक उनकी तवक्कुआत है, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी ख्वाहिश है, उनके इश्यूज हैं। वो चाहते हैं कि ये 3-3, 6-6 दफा बनने वाले वजीर आजमों के लिए आज की हुकूमत की कम परफॉर्मेंस की वजह से कोई हमदर्दी पैदा नहीं हुई। नहीं, देखिए माजी के लुटेरों से को दोनों की बेल लगी हुई है। हाँ। कल हमारा ख्याल था कि पहले छोटे की बेल होगी फिर बड़े की, शरीफ की बेल होगी, पर आज यूटर्न आया कि बड़े से मियाँ तो फ़ौरन हॉस्पिटल, पहले वो हॉस्पिटल जाने से इनकारी थे, बार बार खबरें आ रही थी कि उन्होंने हॉस्पिटल रहने से इनकार कर दिया। पिछली दफ़ा जब उन्हें PIC ले जाया गया, अब वो जल्दी से हॉस्पिटल आ गए। हमने आपको ये भी कहा था कि मियाँ साहब की पहले बेल हो सकती है, ये मैंने कहा था। कल यही था, इकट्ठे ही ना हो जाए दोनों भाइयों के, एक ही दिन ना हो जाए, इकट्ठे हो या अलग अलग हो, साडा माल एथे रख, वो नीचे आ रहे, बस हम तो देखें आप नहीं आ रहा। अगर देखें मेरी बात सुने, वो तो जमानतें हो रही हैं, अगर कराची के लोगों के घर गिर सकते हैं,
ठीक है जी। तो एवनफील्ड अपार्टमेंट नहीं गिर सकते, तो एवनफील्ड अपार्टमेंट के पैसे भी वापस आ सकते हैं, बिलावल के पैसे भी वापस आ सकते हैं। बस वो आप पाकिस्तान वो आपने कहा ना, अगर इंडिया हजारों इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट 9,000 बिलियन इंडियन रुपए वापस ला सकता है, तो पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के इदारे वो क्यों नहीं पाकिस्तान में दौलत वापस ला सकते? चले हम तो मान लेते हैं, मुझे अच्छा लग तो नहीं रहा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी को इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। दुरानी साहब कुछ मज़ीद बातें करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत और आज का वक्त ख़त्म हुआ है। कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।